और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका आंसर साझेदार के पूंजी खाते को। तो समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा, पार्टनर किया जाएगा। तो इसका आंसर बनता है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये 61 क्वेश्चन है। बोला गया है एक कंपनी है, सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल रजिस्टर ये भी होता है, लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल किससे निकालते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो इसका आंसर ए बनेगा। क्या है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। हिंदी में बात करें तो प्रतिभूति प्रीमियम को आर्थिक चिल्ले में किसके अंदर दिखाया गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एंड अधिग्रहण। ऑप्शन ए है इसका। आपसे पूछा गया है शेयर्स में भी इशू। देखो 5 पीरियड में तो शेयर इशू होता है और मैंने आपको बताया था कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को या प्रमोटर को, या नहीं है तो इसका आंसर बनेगा बी। कौन सा संचय में नहीं है, तो बी नहीं है आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत है योद्धा एकेडमी पे और मेरा नाम है संजीव गिरी और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज, आपने पीछे देख ही लिया होगा, 100 एमसीक्यू अकाउंट्स के। इस बार जो आपका एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में यहीं से आएंगे क्वेश्चंस, तो पूरी वीडियोस ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे हम एमसीक्यू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूं, तो चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, दोनों के काम का है ये। और आगे चल के तो आपको इंग्लिश में ही करना है क्योंकि अकाउंट्स आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, इस बात को तो दिमाग में डाल लो आप। लेट्स स्टार्ट। देखो ये आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है आपसे। तो देखो बच्चों आपसे पूछा गया है कि पहले इंग्लिश में पढ़ते, लिखा है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज शो इन। प्राइस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम एंड एक्सपेंस होगा कहां आएगा। याद करो आपने जब एनपीओ पढ़ा था तो जो प्राइस फंड होता था कोई स्पेसिफिक फंड होता था तो वो बैलेंस शीट में आता था, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा या इनकम होता था उसी फंड में प्लस और माइनस करते थे, तो मतलब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। तो ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, तो ये रहा इसका सी ऑप्शन। हिंदी में देखो क्या, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एंड व्यय को दिखाया जाता है, तो उसी फंड में दिखाएंगे, तो कहां दिखाएंगे, लायबिलिटीज में, तो सी ऑप्शन इसका, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। कोई परेशानी, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपके एमसीक्यू आसानी से बनेंगे, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले का आंसर आपका सी है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन पे, गेस करो आप, कमेंट करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका, बाकी जवाब तो मैं आपको दे ही रहा हूं। देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो आपसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। देखो आपने एनपीओ में पढ़ा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, तो यहां क्वेश्चन ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कौन से नेचर की चीजों को लिखता है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, दोनों या कोई नहीं। तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एक रेवेन्यू नेचर की चीजों को लिखता है। तो इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर है बी, रेवेन्यू नेचर। हिंदी में अगर बात करें तो आय व्यय खाते में लेन देन दर्ज किए जाते हैं, तो किस में दर्ज किए जाते हैं, आयगत प्रकृति के, जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, दैट इज कॉल्ड, अगर इंग्लिश में बात की जाए तो रेवेन्यू नेचर। तो इसका आंसर बनता है आपका बी। स्क्रीनशॉट भी लेते रहना आप कि आपको मिल जाए, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, बाकी आंसर्स आप यहां से नोट कर लेना कि किसका क्या आंसर है। एक एक करके मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। इनमें से कौन सा इनकम नहीं है, ये भी एनपीओ का है। तो याद रखना जो इनकम होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, तो यहां देखो कौन सी ऐसी चीज है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। तो देखो सब्सक्रिप्शन जाता है, डोनेशन भी जाता है, सेल ऑफ टिकट भी जाता है, ये डी है, ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाता है, तो दिस इज नॉट इनकम। तो हिंदी में बात करते हैं, निम्न में से कौन आय नहीं है, कौन सा आय नहीं है, तो चंदा आय होता है, दान भी आय होता है, टिकट की बिक्री भी आय होती है, तो इंडोर्समेंट निधि, तो इंडोर्समेंट फंड जो है दैट इज नॉट इनकम, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो इसका आंसर आपका बनता है डी। तो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और एग्जाम में देखना यहीं से आने वाला है आपके क्वेश्चंस। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है,
इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है एनपीओ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। देखो जब हमने, आपको याद होगा जब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो दो साइड है, एक तो एक्सपेंडिचर साइड है, एक इनकम साइड है। तो अगर इनकम साइड ज्यादा होती थी तो क्या बचता था, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होती क्या बचता, बस वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने के नजरिए को समझो क्या पूछा जा रहा है, प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चन निकले हैं। तो यहां पूछा गया है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो आपको याद होगा डेफिसिट आता है, और जब इनकम ज्यादा होता है तो सरप्लस आता है। दो ही वर्ड आते हैं इनकम में, या तो डेफिसिट या सरप्लस। तो यहां पे एक्सपेंडिचर जाता है तो डेफिसिट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, तो सी ऑप्शन है। तो इसका आंसर है डेफिसिट यानी सी ऑप्शन। हिंदी में बात करते हैं, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कमी, दैट इज डेफिसिट। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो पूछना जरूर। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गेस करो, कमेंट करके क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सी चीज है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है? कौन सी नहीं है नॉट फॉर? देखो कॉलेज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, मारुति उद्योग, गाड़ी बनाने वाली कंपनीज, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका आंसर है सी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? तो लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है कौन सा? ये है लाभ कमाने वाली संस्था, तो ना कमाने वाली तो मारुति उद्योग, बाकी सब नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसमें क्या पूछा गया है, ऑल आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर आर शो इन। रिवेन्यू नेचर की चीजें कहां आती है? देखो ये पिछले क्वेश्चन से ही लिंक है। रिवेन्यू नेचर की चीजें जो आती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि बैलेंस शीट में जो आती है वो आपके कैपिटल नेचर की चीजें आती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखो, हिंदी में बात करते हो, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, तो कहां दिखाई जाती है? आय व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट होगा। लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहां क्या पूछा गया है, एक क्लब, तो इंग्लिश पढ़े थे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव इन एडवांस बाय द क्लब और शो ऑन साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन पहली बात होती है क्या है? तो आप बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन है ना, इनकम होती है, तो एडवांस में आपको इनकम मिला, तो आप खुद बताओ एडवांस इनकम आपके लिए क्या है? तो बोलोगे सर एडवांस इनकम 11 से पढ़ता हूं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एडवांस इनकम जो होती है हमारे लिए वो लायबिलिटीज होती है। तो देख लो लायबिलिटीज का कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो एसेट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड। तो इसका ऑप्शन है लायबिलिटी साइड। हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते जरा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते। अब हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 50 रुपए के लिए। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। तो देखो लिखा है, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या शो करता है? क्या वो कैश इन हैंड शो करता है? बिल्कुल नहीं शो करता। नेट प्रॉफिट शो करता है? बिल्कुल नहीं करता। कैपिटल फंड शो करता है? बिल्कुल नहीं करता। 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही होगा, बिल्कुल यही जवाब है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस है या तो वो सरप्लस शो करेगा या फिर वो डेफिसिट शो करेगा। तो इसका ऑप्शन है डी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, आय एंड व्यय खाता का शेष दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अधिशेष या कमी, सरप्लस या डेफिसिट। तो इसका ऑप्शन डी है आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए बच्चों, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपके आने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्जाम, तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कि आपको 10-10 घंटे पढ़ना है। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और 5 दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या फायदा उसका? तो कंसिस्टेंसी से पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए पर डेली पढ़िए, रिजल्ट मिलेगा। पेपर हम आपको देंगे, बनाइए पेपर, देखिए रिजल्ट क्यों नहीं आएगा।
आपको तो 100 एमसीक्यू मिलेगा, 50 ही करना है। आप तो आपको पूरे 100 करा रहे हैं, 50 ही एमसीक्यू करना है। अकाउंट्स में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो आप, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत चॉइस आपके पास। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? तो आप समझ ही गए होंगे इनकम एक्सपेंडिचर कौन बनाता है। देखो, एक बनता था ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कौन बनाता था? तो बोलोगे सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ऑप्शन दिख रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं बनाती, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं बनाती, सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है सी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पढ़ते हैं, आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है किसके द्वारा? लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी है, लाभ ना कमाने वाली संस्था द्वारा तय बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जरा इसी को ध्यान देते हैं क्या पूछा गया है आपसे। जरा बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है, और रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन। कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट होती है उसको हम कहां शो करते हैं? क्या इनकम नेचर? बिल्कुल नहीं, यहां तो हम रेवेन्यू नेचर करते हैं। बैलेंस शीट बिल्कुल सही जवाब, बाकी के देखना ही नहीं, आंसर मिल गया आपको। जो भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है दोज आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, उनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी। हिंदी पढ़ते हैं, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, तो कहां दिखाई जाती है? कहां है बैलेंस शीट? ये रहा, स्थिति वितरण में, बैलेंस शीट के अंदर। आगे बढ़े, यहां तक कोई परेशानी आपको? चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और योद्धा अकेडमी को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लस्सी क्या बोला गया है? क्वेश्चन आपका, डोनेशन रिसीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं। डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो डोनेशन दो तरीके की होती है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है आपका जनरल डोनेशन एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। अब बात आती है कि व्हाट इज जनरल डोनेशन एंड व्हाट इज स्पेसिफिक, तो समझते ध्यान से। सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, आज पढ़ लिख के किसी अच्छे पोजीशन पे चला गया। अब मैं अपने स्कूल में गया और मैंने देखा कि स्कूल का हालत बहुत खराब है, तो मैंने क्या करा, स्कूल वालों को 10 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया। बोला नहीं, बस बोला डोनेशन दे दिया। अब उससे वो स्कूल वाले कुछ भी करें, दैट इज जनरल डोनेशन। लेकिन वही मैं स्कूल में गया, मैंने देखा कि कुर्सी और डेस्क वेस्क टूटा हुआ, पंखा वंखा मोड़ दिया है बच्चों ने, तो मैंने डोनेशन दिया कि सर इससे आप एक काम करिएगा, ये डेस्क रिपेयर करा लीजिएगा और नया पंखा लगवा लीजिएगा। तो मैंने काम बता दिया डोनेशन का, दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो अगर सिंपल लिखा है डोनेशन तो दैट इज जनरल, लेकिन लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, काम पता है तो स्पेसिफिक डोनेशन है वो। तो जो जनरल डोनेशन होता है दैट वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो स्पेसिफिक डोनेशन आता है वो आता है बैलेंस शीट में। तो यहां पूछा डोनेशन, तो वो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर है सी, कि ए और बी बोथ। अगर वो जनरल है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। अगर वो कैपिटल नेचर का है, स्पेसिफिक पर्पस बता रखा है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है और वो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में भी है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा, तो चंदा पूंजीगत प्राप्ति भी हो सकती है, आयगत प्राप्ति भी हो सकती है, तो दोनों ऑप्शन है। लेकिन वही यहां स्पेसिफिक लिख देता कि जनरल डोनेशन, सिर्फ लिखा होता डोनेशन है, कोई पर्पस नहीं बता रखा, तो तब क्या होता, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिक कर दे रहा हूं क्वेश्चन को कि क्या हो सकता है इसके अंदर। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय एन क्लब। देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, क्योंकि लाइफ टाइम का पता नहीं कब मरे, हो सकता है वो कल ही मर जाए, हो सकता है वो 10 साल बाद मरे, तो 10 साल तक आएगा आपके पास। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है हम उसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसको हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, बैलेंस शीट। तो इसका आंसर बनेगा पूंजीगत प्राप्ति है ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो देखो, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन संस्था शुल्क जो होती है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है, जब तक वो बंदा मर नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, देखिए क्या पूछा है इसमें, कमेंट करके आप बता सकते हैं आंसर। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीडियो को रोक के कमेंट कर दीजिए, देख लिए कंफर्म कि सही या गलत है, पर हम तो बता ही रहे आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज से, एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्या निकलता है? तो बोलोगे सर कैपिटल फंड निकलता है। देख लो ऑप्शन दिखा क्या? हाँ, ये रहा, ए ऑप्शन है कैपिटल फंड। तो इसका आंसर क्या है? ए, कैपिटल फंड। हिंदी में देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्ति के अधिक से को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? कैपिटल फंड, पूंजी निधि। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है कि सर ये टॉपिक बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, उसके स्पेसिफिक अलग से एक मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा जिसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक टॉपिक आपको कराया जाएगा जिसमें आपके डाउट्स होंगे। क्योंकि आप जब कनेक्ट करोगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे, तभी तो हम आपको उसका आउटपुट और उसका रिजल्ट देंगे। तो बस आप कमेंट करिए, बताइए आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं, बाकी हम बैठे सॉल्व कराने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा है विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए बिल्कुल, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटीज। तो लिमिटेड लायबिलिटीज इज नॉट फीचर, क्योंकि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है। एक स्पेसिफिक केस है जहां पे लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप बनती है, बट इज द डिफरेंट कंडीशन। नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें तो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है। तो सी इज द नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका आंसर सी है, लिमिटेड लायबिलिटीज। हिंदी पढ़ते हैं। इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो कौन से सीमित दायित्व जो है वो साझेदारी की विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषता है। एक समझौता भी होना चाहिए, लाभ का विभाजन भी होना चाहिए, 2 या उससे ज्यादा लोग भी होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर्स फर्म डिवाइडेड। तो देखो बहुत जनरल है, जैसे ही आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की सबसे पहले ही पढ़ा होगा, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हिंदी में बात किया जाए तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है तो वहां पे हम प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं। तो इक्वल ऑप्शन है क्या? ये रहा ए, तो इसका आंसर है ए, इक्वली। देखो किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर। तो इसका आंसर बनता है आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा तो कितना मजा आएगा। बस आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स टॉपिक्स आपके क्लियर है, सब आप जवाब दोगे। 50 बोला है ना, 100 में से 50 ही तो करना है। आप 100 कर लोगे, 100 आता होगा आपको, बोलोगे कौन सा करें हम, ये हिसाब होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन अगला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर देंगे उसके हिसाब से। रिजर्व बनाने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नन ऑफ दीज, या डिविजिबल प्रॉफिट के लिए। बिल्कुल सही बात है, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, तो इसका आंसर है सी। लाभ और हानि विनियोग खाता तैयार किया जाता है ताकि क्या कर सके, विभाजन लाभ निर्धारित के लिए, कि विभाजन कैसे कैसे पार्टनर में होगा, किसको क्या और कितना मिलेगा, इसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। ये है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय ए पार्टनर। फर्म को पार्टनर ने एडवांस दिया है, तो साफ सीधी बात है फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या है, तो बोलोगे सर खर्चा है। तो खर्चा नाम दिख रहा है इसमें, चार्ज है, चार्ज है। तो इसका आंसर बनेगा चार्ज अगेंस्ट, को आपको देना पड़ेगा। हिंदी में देखते हैं। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, क्या है वो, खर्चा, प्रभार है वो, प्रभार, भार दे चुकाएंगे। तो इसका आंसर है सी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ये तो पढ़ते ही आंसर आपका। देखो क्वेश्चन क्या है, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। चालू खाता यानी करंट अकाउंट क्या है, चालू खाता, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है ये, क्योंकि किसी भी पार्टनर का बनता है ये। तो करंट अकाउंट इज ए क्या, पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
18 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर मेंटेन अंडर। देखो आपको बताओ कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में एक सिंगल अकाउंट बनता था कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब हम फिक्स बनाते थे तो वहां पे हम बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो फिक्स में तो क्या पूछा, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनेगा, तो कब बनेगा, जब हम फिक्स बेसिस पे बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है बी। हिंदी में पढ़ते हैं, साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है किसमें, स्थायी आधार पर, फिक्स फिक्स फिक्स। तो आंसर है इसका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। पूछा क्या गया देखते हैं जरा। लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर। तो आपको याद होगा सब जैसे पार्टनरशिप ने स्टार्ट किया था, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउ, नहीं दिया जाता है। तो नहीं दिया जाता ऑप्शन है क्या, तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम देते ही नहीं है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो साझेदार समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कितना, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो आंसर इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए क्या पूछा गया है, जब समझते हैं क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है आपके क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, लिखा है इन द ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी। तो अभी जो मैक्सिमम नंबर एज पर द कम्युनिटी एक्ट 2014 है वो है 50 मेंबर। तो एक सामान्य साझेदारी के समझौते की अधिकतम संख्या जो है पार्टनर की वो कितनी है, तो वो 50 है, 50 है। इससे पहले 2013 के हिसाब से 100 थी, उससे पहले 1956 के हिसाब से 20 थी, तीनों बताते हो, लेकिन करंटली क्या है 50। तो ए है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो कैसे, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉन ऑफ दीज। देखो यहाँ लिखा सैलरी, बच्चा ध्यान नहीं देता कि सैलरी, भाई सैलरी सिर्फ पार्टनर की होनी चाहिए। अगर पार्टनर की सैलरी तब वो अप्रोप्रिएशन है, यहाँ सिर्फ सैलरी का, पार्टनर सैलरी नहीं लिखा है। बच्चा इसमें क्यों करे, भैया दो ऑप्शन है, सैलरी भी होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, अब क्या करें। तो ध्यान रखा ये सिर्फ सैलरी लिखा है, पार्टनर सैलरी नहीं लिखा। अगर यहां पार्टनर सैलरी लिखा होता तब वो एप्रोप्रिएशन होता। तो याद समझ गया ना, तो इसका आंसर क्या है, बी है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है वो चीज जो पार्टनर, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए पार्टनर सैलरी, एज ए पार्टनर्स कमीशन या इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, कौन सा है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आंसर बी है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछा आपसे देखते हैं। लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कॉल्ड कैलकुलेटेड ऑन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो इसका आंसर ए बनेगा। क्या है, साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 आपका देखिए आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए क्या है इसका आंसर। क्या पूछा गया है, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करते हैं, तो कैसे करते हैं, एज पर द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट में लिखा होगा एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर करेंगे, चाहे इक्वल करे, चाहे 4-2 करे, चाहे 3-2 करे, 1-2 करे, जो लिखा है एग्रीमेंट बना लो एग्रीमेंट। तो साझेदार फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है समझौते के अनुसार, जो भी उनका आपस का समझौता हुआ है उसके अनुसार वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे आपस में। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका बोला है, गुडविल इज एन एसेट्स। गुडविल एक एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, यूजलेस। अरे यूजलेस कैसे होता, गुडविल तो नाम है। टेंजिबल दिखाई देता है क्या, नहीं। वर्थलेस कैसे हो सकता है, उसकी वैल्यू होती है। आंसर है डी, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो दिखाई नहीं देता है। तो क्या है वो, अमूर्त, इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल।
अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला 26 नंबर आपका क्वेश्चन। आप देखो इसमें क्या पूछा गया आपसे, लिखा है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन नहीं, अमलगेमेशन नहीं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब कोई नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर होता है या प्रॉफिट आपस में बदलता है, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन। जब भी एग्रीमेंट चेंज होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी अनुबंधन में परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? फर्म का पुनर्गठन। ए है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, 27 नंबर है आपका। क्या पूछा गया है? लिखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, क्या है? तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पुनर्गठन होगा। तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है फर्म का पुनर्गठन। तो इसका आंसर बनता है आपका बी। एक एक क्वेश्चन से अच्छे से करिएगा, आपके एग्जाम आने वाले हैं और ये एमसीक्यूज आपको 50 आएंगे, 50 100 में से 50 करना, और यहाँ से तो फंसेंगे। जिस जो मैं करा रहा हूँ आपको पीडीएफ, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में टकराएंगे। तब आके आप दोबारा थैंक यू बोलना कि सर आपने जो एमसीक्यू कराए थे वही एग्जाम में आया है। और ऐसे और भी एमसीक्यूज और टॉपिक्स में लेके आऊँगा। बाकी जैसा मैंने आपको कहा है, कमेंट करते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बताते रहिए, हम वो भी फुलफिल करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके टॉपिक्स होंगे, वो हमको कराएंगे। एग्जाम से पहले आपको एकदम इतना परफेक्ट बना देंगे कि आपके नंबर आए एकदम जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है आपका 28वां क्वेश्चन। देखिए यहां क्या पूछा गया है, लिखा है द बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो यह सिंपल क्वेश्चन है कि जब पढ़ा ना आपने एडमिशन रिटायरमेंट, तो रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में बांटते हो? सीधा सा क्वेश्चन ये है। तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बिल्कुल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका आंसर है ए। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराना साझेदार के पूंजी खाते में कैसे करते हैं? तो पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए यहां क्या पूछा गया है। तो यहां पूछा गया आपसे कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, किसके लिए देता है? कैपिटल के लिए, पेमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। एसेट्स खरीदता है उसके लिए? बिल्कुल नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट का हिस्सा के लिए वो गुडविल के एक्स्ट्रा पैसे देता है। तो इसका आंसर है बी, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। तो ये रहा। नए साझेदार के द्वारा इस ख्याति की राशि दी जाती है लाभ में हिस्सा पाने के लिए, बिजनेस के लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तो इसका आंसर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए यहां क्या बोला गया, आपसे क्या पूछा है, लिखा है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। तो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है? आप बोलोगे सर जो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते थे। वही बिल्कुल सही, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका आंसर है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है त्याग अनुपात में। जिस अनुपात में उन्होंने सैक्रिफाई किया, अपना हिस्सा दिया है, उस अनुपात में, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। आप अपने आंसर्स भी यहां पर दे सकते हो कि सर इसका ये आंसर होगा, बाकी मैं तो आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। बोला गया इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसकी आपको कंपल्सरी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यार को रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज गुडविल। गुडविल की आपको कंपल्सरी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुडविल का जो भी नया वैल्यू होगा उसके हिसाब से नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा बिजनेस में प्रॉफिट में हिस्सा के लिए। तो क्या इसका आंसर, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्य पुनः मूल्यांकन किया जाता है? तो वो ख्याति होती है, गुडविल होती है। जो बिजनेस की गुडविल है उसका आपको वैल्यूएशन करना कंपलसरी है, उसके बिना आपका काम आगे बढ़ नहीं पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, जवाब आप दे सकते हो। क्या है? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। किससे क्रेडिट होता है? क्या वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होता है? डेबिट होता है? भाई नहीं होता। शेयर एंड लॉस से डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिससे बढ़ेगा उसी से तो क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही कैपिटल बढ़ता है। तो इसका आंसर ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो साझेदार की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से। पूंजी पर जब ब्याज मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, बाकी सारे केस में कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखते रहिएगा सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शो एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन। जो एसेट्स और लायबिलिटी जो रिवैल्यू मतलब जो नई वैल्यू होती है वो कहां दिखाई जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में, नई बैलेंस शीट में। तो आप बोलोगे सर न्यू बैलेंस शीट में। यही है, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यू दिखाएंगे। तो संपत्ति और दायित्व को उनके पुनः मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है नए आर्थिक चिट्ठे में, मतलब न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका ऑप्शन है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन है आपके लिए 1 नंबर का। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते जरा। द कैश अमाउंट ब्रॉट बाय द फेम बाय द न्यू पार्टनर इन डिवाइडेड अमॉन्ग द करंट पार्टनर इन विच रेशियो। तो हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नया पार्टनर आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसका आंसर त्याग के अनुपात में नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटा जाता है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, आसान है बिल्कुल, सब आसान है, आप करोगे तो सब आसान है। अकाउंट तो बिल्कुल आसान है। चलिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट इज लाइक एज, रिवॉल्यूशन अकाउंट किसकी तरह है? तो देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसका ऑप्शन ए है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दूसरा नाम है, इसका नाम याद रखना। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के समान होता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते का जो दूसरा नाम होता है लाभ हानि संयोजन खाता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। याद रखना, इसका दूसरा ही नाम होता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हिंदी में बात कर जाए तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है उसका ही दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बनता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 आपके स्क्रीन पे। ये तो बहुत आसान है, 11 से पूछा। डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज घट गई तो साफ सीधी बात है लायबिलिटीज जब घटेगी तो आपको फायदा होगा, तो वो होगा प्रॉफिट। तो इसका आंसर है लाभ। दायित्व में कमी क्या है आपके लिए? फायदा है, लाभ है, आपको कम पैसा देना है। चलिए अगला 37 क्वेश्चन क्या है, लिखा है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इट डेबिटेड टू विच अकाउंट। देखो जब रिवॉल्यूशन के टाइम पे एसेट बढ़ता है ना तो वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, उसकी जनरल एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो आपसे पूछा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। बच्चा रिवॉल्यूशन पे टिक लगा देता, हो गया गड़बड़। आपसे पूछा क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या पूछा है? विच अकाउंट इट डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, इसके रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में जाता है, फायदा होता है आपके लिए। तो इसका आंसर है एसेट्स अकाउंट। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? तो संपत्ति के खाते में डेबिट किया जाता है। और रिवॉल्यूशन अकाउंट के खाते में यही पूछा होता है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता, तो आप बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्योंकि आपको फायदा होता तो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में आता। तो इसका फिलहाल आंसर बी है, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर। क्या बोला गया है? लिखा है द रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का देखो यहाँ पे बीच में ना इनमें माइनस लगना भूल गया है। ये पूछा रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस का मतलब आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे माइनस मिस कर दिया हमारे एडिटर साहब ने। तो इसका आंसर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका ऑप्शन सी बनेगा। मतलब पूछा क्या? लाभ प्राप्ति अनुपात, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। तो इसका होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराने में से नए को घटा दोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या है? डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 39। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, लिखा है इफ जॉइंट लाभ पॉलिसी प्रीमियम इज ट्रीटमेंट एज बिजनेस एक्सपेंसेस। तो कहां शो करेंगे? तो खर्चा कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जेएलपी प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानने पर इसे लिखेंगे हम लाभ एंड हानि के खाते में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये आपका मतलब बेसिकली जनरल सा क्वेश्चन है। खर्चा है तो खर्चा कहां जाएगा? तो खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा आपका खर्चा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। क्या पूछा है? ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट द जॉइंट लाइफ टेकन फॉर द ऑल पार्टनर पॉलिसी अमाउंट मिलता है। जब किसी पार्टी को हम अगर बीच में तुड़वाते तो सरेंडर वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर डेथ हो जाती है किसी की तो उस टाइम पे पूरी एक्चुअल वैल्यू मिलती है, नहीं पॉलिसी अमाउंट मिलता है आपका। तो इसका आंसर है पॉलिसी राशि मिलेगी आपको। 41
देखो क्वेश्चन क्या आपका, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूट, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, तो पार्टनर्स में करेंगे, तो पार्टनर्स का रेशियो में कर देंगे, तो उनका अनुपात है सी आंसर। ओल्ड पार्टनर मतलब जो भी पार्टनर वहां पे होंगे उस टाइम पे, तो उनका जो रेशियो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पुराना सामान तो पुराने रेशियो में, ये नहीं कि कोई नया बंदा है तो उसको भी दिया जाएगा, नहीं, पुराने का है वो, पुराने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन है इसका, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए 42 क्या है, लिखा है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज ट्रांसफर टू अकाउंट। तो हम देखते हैं तो क्या लिखा, ऑन द, देखो ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। एक बात बताओ, डेथ के टाइम पे जो प्रॉफिट होता है किसमें बांट, तो आप बोलोगे सभी पार्टनर बंटता हो, बिल्कुल ऐसा आंसर देखो क्या है, ऑल पार्टनर है। तो इसका आंसर कि मृत्यु, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके देय पूरी राशि जिसके खाते में उसकी जाती है, अरे रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ऑल पार्टनर, जो उनका रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आंसर बनेगा ऑल पार्टनर्स अकाउंट में। सभी साधन यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, एमसीक्यू में हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना। चलिए एक यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई है, एक है क्वेश्चन आगे मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा टाइपिंग एरर मैं आपको समझा दूंगा। यहीं पे लिखा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर द होल अमाउंट ट्रांसफर, हाँ यहीं पे गलती, देखो जहां तो सही लिखा है मृत्यु साझेदार को, देखो किसी बंदे की डेथ हो, किसी साझेदार की मृत्यु के समय मूल्यांकन के लाभ को किसमें, देखो सबसे ज्यादा जब डेथ होगा तो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होता है, उसके डिजीज पार्टनर को दिया जाता है। तो यहाँ तो सही है मृत्यु साझेदार को, लेकिन यहाँ पे ना वो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन है, मतलब हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब जिसकी डेथ है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, या बोलो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब डेथ होता है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बता दो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था एडिटर के द्वारा। तो जब किसी बंदे की डेथ होती है तो उस टाइम पे जो भी उसका हिसाब किताब होता है उसके हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ही इज लाइबल टू रिसीव ऑल अमाउंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना सारा टाइपिंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। चलिए अगला देखिए, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। देखो आप बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब हम टोटलिंग करते हैं तो कौन सा अकाउंट एडजस्ट होता है, आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट एडजस्ट होता है या कैश अकाउंट से, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, बैंक अकाउंट इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो फर्म के विघटन मतलब समाप्ति पर साझेदारों की पूंजी खाते को बंद किया जाता है बैंक खाते के माध्यम से, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, तो क्या बोला है, लिखा है ए फर्म कैन बी वॉलंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स। देखो यहां इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, साझेदार द्वारा फर्म का समाप्ति कैसे होता है, सबके कंसर्न सब एग्री होंगे तभी बंद हो सकता है, तो बहुमत के आधार पर 1/4 के आधार पे, इस पे देखो ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे आप अपने फर्म को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो यहां पर यहाँ हिंदी इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे ऑल मेंबर लिखते, इंग्लिश में दिया ऑल मेंबर, यहाँ लिखा 3/4 मेंबर, तो 3/4 मेंबर लिखा होगा यहाँ पे, तो इसमें से 3/4 नहीं ऑल होता है आंसर, तो इसका आंसर से बनेगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, वही जैसे ऑल मेंबर लिख दिया होता तो ये होता। मतलब याद रखना इसका आंसर क्या है कि हम फर्म जब डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व के लिए हमें हर एक पार्टनर की 1-2 की सहमति से नहीं, सबकी सहमति जरूरी है। किसी के एडमिशन के टाइम पे भी सबकी सहमति जरूरी है, किसी के रिटायरमेंट के टाइम पे भी सबकी सहमति की रिक्वायरमेंट, सब मिलके ही किसी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप में। कंपनीज में होता है कि वोटिंग के राइट्स पे होता है, ठीक है। अगले पढ़ते हैं, चलिए 20 पेज हो गया, 45 क्वेश्चन हो गया, 46 नंबर पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या पूछा, क्या है लिखा है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड आर शोइन। देखो लायबिलिटीज रिकॉर्डेड हो, जहां अनरिकॉर्डेड पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा, जैसा ऑप्शन आ ही रहा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक के क्रेडिट में जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्रेडिट में जा नहीं सकता, आंसर है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। अब देखो क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट भी जाएगा, कैश पे जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक अकाउंट होता, तो ये देखो गड़बड़ कर रखा है, तो ये मान लेते हैं। तो जब पेमेंट करते हैं हम उसको, तो उसको कहाँ भेजते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पेमेंट की जाती है, ठीक है, अगर डिसोल्यूशन है तो। देखो अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय द पार्टनर। देखो कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर पार्टनर ले जाएगा तो एंट्री वो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट के
क्रेडिट साइड में और पार्टनर एंड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर डेबिट या रियलाइजेशन क्रेडिट ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। तो देखो एक ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, तो जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो वो चली जाती है कहां पे, तो सी ऑप्शन वसूली खाते के जमा पक्ष में। इंग्लिश में ऐसा, हिंदी ऐसा है, मतलब क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन वसूली खाता। नाइस, आगे देखते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों की कोशिश करें। इंग्लिश मीडियम तो हम पढ़ाते ही हैं बच्चों, हिंदी मीडियम में वर्ड थोड़े नए, धीरे धीरे हो जाएगा बढ़िया। देखिए अगला, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट विल बी पेड फर्स्ट। देखो यार, जब भी हम फर्म डिसॉल्व करते हैं, जो भी पैसा हमारे पास आता है, तो सबसे पहले जो हम पेमेंट करते हैं वो आउटसाइडर की करते हैं, उसके बाद अपने लोन की करते हैं, फिर कैपिटल की पेमेंट होती है। आउटसाइडर ऑप्शन ढूंढो, है क्या यहाँ, तो ये रहा आउटसाइड क्रेडिटर। तो इसका ऑप्शन डी बन जाएगा, बाहरी लेनदार का। हिंदी क्या है, फर्म के समापन की दशा में संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम भुगतान जो किया जाएगा बाहरी लेनदार, तो इसका आंसर डी बनेगा। चलिए 48 50 होने वाले हैं आपके, फिर 50 रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर adjusted by the court will comes under which of the dissolution of firm। हिंदी में देखा, न्यायालय द्वारा एक साझेदार का दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा। तो जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में जो डिसोल्यूशन होता है दैट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब अनिवार्य समापन कहलाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, बी। क्लियर है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरी वीडियोस देखना, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अभी तो हम 49 पे ही पहुंचे हैं, 50वां क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है 50वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, जरा जवाब दीजिए। हम भी बोलते बोलते थक गए, 50वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जरा पढ़िए जब तक आपको ज्ञान देते हैं। देखिए, रास्ते में चलिए, बढ़िए, सोचिए, आगे बढ़िए, जिस चीज में इंटरेस्ट वो करिए। लेकिन आप बोलोगे कि पढ़ाई छोड़ दीजिए तो गड़बड़ है। पढ़ाई एक प्राइमरी होता है, उसके बाद आप सोचिए। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप बहुत बच्चे से कंट्रोवर्सी करेंगे पर रियलिटी यही है। पढ़ाई में आप देखेंगे तो 100 में से 99 बच्चे आगे निकल, 90 बच्चे निकलते हैं। और दूसरी चीज़ में देखोगे तो 100 टिकटॉक की बात कर लेते हैं, तो 2000 लोग अगर रील बनाते हैं तो गलती से एक जना फेमस हो जाता है। और आज की जनरेशन बस में सोचिए, अरे वो फेमस होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, डॉली चाय वाला बन गया। तो उससे थोड़ा निकलिए। और एजुकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पढ़ाई को प्राइमरी रखिए, फिर चीज़ों को सेकेंडरी रखिए। पर बच्चे ऐसा कर नहीं रहे। आज की जनरेशन में इतने बच्चे आते हैं, हम देख रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाई को ही सेकेंडरी बना के चल चुके हैं। तो पढ़ाई को सेकेंडरी बना दोगे तो कब जिंदगी के जब लात पड़ेगी ज़िंदगी में, जब वहाँ आपके दोस्त लोग आगे निकल जाओगे, आप पीछे रह जाओगे, तो बाद में करोगे अफसोस। किसी बड़े से पूछिएगा तो ये बोलिए, काश हम उस दिन पढ़ लिए, अपनी स्कूल टाइम पे पढ़ लिए होते ना, तो आज का यहाँ होते, हमारा दोस्त यहाँ पर है। सोच लीजिए, सोचिएगा जरा ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक ए पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज। क्या लिखा है, ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर अंडरटेक टू मेक से पेमेंट टू लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। लायबिलिटीज की अगर वो पेमेंट कर रहा है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट पूछा आपसे, तो डेबिट कौन सा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर बी है। तो देखो, समापन की दशा में भी यदि कोई साझेदार फर्म का कोई दायित्व ग्रहण करता है तो डेबिट किया जाएगा वसूली खाता में, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका आंसर है आपका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, जरा इसको देखते हैं। 51 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको। तो क्वेश्चन अगर देखिए को क्या लिखा है, ऑन डिसोल्यूशन व्हेन ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट्स व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। अगर पार्टनर एसेट्स ले जाएगा तो जब पार्टनर एसेट्स ले जाता है ना, तो हम एंट्री क्या करता है बताओ। तो जब पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका आंसर साझेदार के पूंजी खाते को। तो समापन की दशा में जब कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तो किस खाते को डेबिट किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो इसका आंसर है बी,
साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं जरा। लायबिलिटीज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बट पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहलाता है वो अलिखित दायित्व, दायित्व जो चिट्ठे में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म के समापन के टाइम पे करना पड़ा, तो अलिखित दायित्व वो अलिखित मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। चलिए इसका आंसर बनता है सी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। ये देखो, ये क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, इसमें कुछ दिमाग लगाना, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राम राम। एग्जाम में अगर सेक्शन याद है, कोई बच्चों को सेक्शन याद नहीं रहता, याद है ठीक है, वरना एक क्वेश्चन छोड़ देना, 50 ही तो करने हैं। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 52 यानी ऑप्शन सी है, 52 नंबर जो कंपनी का एक्ट है उसके धारा 53 में जो 52 है उसके हिसाब से जो होता है कि आप क्या कहते हैं प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो 52 इसका आंसर है, ठीक है, ये बीच में गलती प्रिंट हो गया है, तो आंसर 52 है। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 कहता है कि आप शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, याद नहीं रहता, जनरली बच्चों को याद नहीं रहता। अगला क्या है, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर्स आर इशू टू प्रमोटर्स। देखो जब हम प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं होती है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले इनटू द इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, प्रमोटर्स अकाउंट, तो ऑप्शन सी है इसका। तो जब प्रवक्ता को अंश निम्नलिखित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है, तो प्रवक्ता खाता को डेबिट किया जाता है, मतलब प्रमोटर्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अगला क्वेश्चन आपका, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड, तो वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। हम पेड अप कैपिटल को शो करते हैं, तो कंपनी के दायित्व के जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है चुकत पूंजी, चालू खत, मतलब पेड अप कैपिटल, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो इसका ऑप्शन डी है। तो 55 का डी है। 56 की तरफ बढ़ते चले, हम अपने क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए हैं, आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। अगला, सिक्योरिटी प्रीमियम इज शो अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। तो हम उसको दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर पहला शेयर कैपिटल, तो उसके अंदर एक हेडिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आर शो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। हिंदी में बात करें तो प्रतिभूति प्रीमियम को आर्थिक चिल्ले में किसके अंदर दिखाया गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एंड अधिक्रय। ऑप्शन ए है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 57 आपके स्क्रीन पे है, आप फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपका, when amount is due on any call but is not received then the shortfall is debited to। जब किसी चाहता पर राशि दे हो परंतु वो प्राप्त नहीं होती है तो कमी को कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो आपको याद होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसका आंसर है ये अभी है कॉल्स इन एरियर, हिंदी में बोलते हैं याचना, व्याय याचना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहलाता है वो, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 58। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल, फाइंड आउट द पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या घटाते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, निम्न में से किसे हम घटाते हैं, तो क्या घटाओगे आप, कॉल्स इन एरियर। डिस्काउंट घटा नहीं सकते, फोरफीचर होता नहीं है कॉल्स इन एडवांस। याद करो बैलेंस शीट का टॉपिक हो आपको, जब हम शेयर वाली कंपनी वाले पढ़ा था बैलेंस शीट बनाते थे वो, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल निकालने के, तो आपके याद हम कॉल्स इन एरियर घटा देते थे और शेयर फोरफीचर होता तो ऐड कर देते थे, याद करना। तो आंसर इसका क्या है, कॉल्स इन एरियर। व्यय मांग को हम घटा देते हैं, निम्न में से किसे घटाते हैं, तो ये बी है इसका, कॉल्स इन एरियर है। क्लियर बात। चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप कमेंट करके पूछिएगा कि सर इसका ये जवाब है, इसके पीछे का कोई रीजन है,
क्योंकि हो सकता है बच्चे ने पूरा अभी तक सिलेबस पढ़ा ना हो, हम तो पढ़ पढ़ के फटाफट आपको बता दे रहे हैं। तो कोई भी आपके कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिएगा इसका ऐसा क्यों हुआ, हाँ आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 59। क्या बोला इसमें, लिखा है राइट शेयर इशू। राइट शेयर जो हम इशू करते हैं, रखना राइट शेयर होता है अधिकार अंश निर्मित किसे किया जाता है, तो हम अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको देते हैं। तो इसका ऑप्शन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो इसका आंसर सी है। हिंदी में बात करें तो विद्यमान अंशधारियों को, जो पहले के और पुराने हैं उन्हीं को हम राइट शेयर इशू करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर सी बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या पूछा है, लिखा है कि ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट, न्यू कंपनी शेयर किस पे इशू नहीं कर सकती, तो नई कंपनी जो शेयर इशू नहीं कर सकती एट डिस्काउंट, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू सिर्फ अपने प्रीवियस जो पुराने शेयर होल्डर है एम्प्लॉय उन्हीं को दिया जाता है। तो न्यू कंपनी ऑलवेज शेयर इशू एट पार और प्रीमियम, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किया जा सकता। तो नई कंपनी अपने अंशों का निबंधन नहीं कर सकती, किस पे नहीं कर सकती, कटौती पर, मतलब डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करा जाएगा। तो इसका आंसर बनता है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये 61 क्वेश्चन है। बोला गया है एक कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज ये भी होती है। तो डी ऑल ऑफ द अबव, ये सब कंपनी के अंदर होता है। एक कंपनी का होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, बिल्कुल स्थायी जीवन होता है, सीमित दायित्व होता है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी ये सारे ऑप्शन होते हैं कंपनी के अंदर, तो डी है इसका आंसर। चलिए बढ़िए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा ना, कहीं भी कोई दिक्कत हो बाबू कमेंट करके पूछिएगा जरूर, हम यही आपके लिए ही आए हैं यहाँ पे। अकाउंट्स को करना आपके आसान संजीव गिरी सर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डिस्काउंट अलाउ ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स इज डेबिटेड टू। देखो डिस्काउंट जब हम रीइश्यू के टाइम पे जो एडजस्ट करते हैं वो कौन से अकाउंट से डेबिट होता है, तो वो डेबिट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो इसका आंसर है बी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हिंदी में बात करते हो हरण किए गए अंशों को पुनः निगमन कर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है, तो अंश हर खाते में, फॉरफीचर अकाउंट में। तो इसका आंसर है बी, बी है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। आपसे पूछा गया है शेयर्स में बी इशू। देखो पार प्रीमियम पे तो शेयर इशू होता है, और मैंने आपको भी बताया था कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्रमोटर्स को या एम्प्लॉय को, पुरानी कंपनीज, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज तीनों पे शेयर इशू हो सकता है। जनरली शेयर पार और प्रीमियम पे इशू होता है, लेकिन हाँ आप डिस्काउंट पे भी शेयर इशू कर सकते हो इन केस अगर आपने एग्जिस्टिंग को या प्रमोटर्स को शेयर इशू, जिसे हम स्वेट इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो अंशों का क्या होगा, इनमें से सभी, सब पे हो सकता है। 64 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन शेयर्स आर फॉरफीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूछा फॉरफीचर के टाइम पे शेयर अकाउंट किससे डेबिट होता है, तो आप याद करो फॉरफीचर की एंट्री, आपकी फॉरफीचर की एंट्री थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉल, और शेयर कैपिटल में आता था कॉल्ड अप वैल्यू, जितना आपने मांगा है उतने से डेबिट, वही तो पूछा है। तो कॉल्ड अप वैल्यू दिख रहा है, ये रहा कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों के याचित मूल्य से, जितना आपने कॉल्ड अप किया मांगा है उस अमाउंट से आप उसको डेबिट करते हो। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी ऑप्शन है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहां आपसे देखिए क्या पूछा गया है, टू वर्म डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट इन द कंपनी। हम फिक्स रेट पे कंपनी में किसको डिविडेंड देते हैं, तो आप बोलोगे सर दो ही शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों को डिविडेंड दिया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस ढूंढ लो, ऑप्शन दिख रहा है क्या, इक्विटी, इसको तो देते ही नहीं बाबू, प्रेफरेंस। तो इसका आंसर है बी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हिंदी में पढ़ते हैं कंपनी के निश्चित दर से लाभांश हिस्से किसको दिया जाता है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, बी है इसका सही आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 20 पेज हो गए, 65 तक हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। 66 थोड़े क्वेश्चन और रह गए, खत्म हो जाएगा आधे घंटे में।
66 क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है, लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, आपने पढ़ा है सर। मैक्सिमम देखो प्राइवेट में होते हैं मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में होता है मिनिमम 7 मैक्सिमम की लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट। नो लिमिट, ये रहा नो लिमिट, तो इसका आंसर है डी, नो लिमिट। हिंदी में पढ़ते हैं एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कोई सीमा नहीं है, कितने भी आ जाए कोई सीमा नहीं है, तो नो लिमिट है इसका आंसर। ठीक है, तो आपके ड्रीम्स भी ऐसे ही होने चाहिए, नो लिमिट्स। ड्रीम्स की कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, और उसके हिसाब से डेडिकेशन से मेहनत करिए और बढ़िए और अचीव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67। क्या बोला गया देखिए, लिखा प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन शेयर इज। तो प्रो राटा का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको बताइए। प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और ये तब होता है जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। ऑप्शन देखते क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कभी नहीं हो सकता, इक्वल में कभी नहीं हो सकता, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि जितने शेयर आपने इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपके पास आ गई है। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो रिजेक्ट करो या प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करो। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। हिंदी में पढ़ते हैं अंशों का सनुपात आधार पर आवंटन किया जाता है जब अति अभिवादन हो, जब प्रो राटा ओवर अलॉटमेंट हो तब यह काम किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी है सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर पे इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, तो भाई फिक्स होता है, कुछ भी हो सकता है कि जो कंपनी डिसाइड करे, तो फिक्स रेट होता है, कोई 10% 12% जो भी होगा फिक्स रेट होगा। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो होती है वो क्या होती है, निश्चित दर होती है, फिक्स दर होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी आंसर है सही जवाब। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपको परेशानी होगी। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिए, पूछिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा कि हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो आउटपुट के तौर पे आपका एक अप्रिशिएशन वाला कमेंट मिल जाए। और अगर कोई कमी लग रही हो तो बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे अगले लेक्चर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या आपके लिए, तो एक नुकसान होता है, दैट इज फिक्टिटियस एसेट्स, एक तरह का नुकसान है। तो इसका आंसर है फिक्टिटियस एसेट डी। हिंदी में पढ़ते हैं ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती जो होती है क्रिटिक संपत्ति होती है, मतलब फिक्टिटियस, फिक्टिटिव बेकार, लॉस एक तरीके का, राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो फिक्टिटियस एसेट। तो इसका आंसर जो है वो डी है सही आंसर। अब देखिए 70 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या पूछा गया है, लिखा है फॉर ए कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज। एक कंपनी के लिए प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बताइए आप। हिंदी में बताइए, कंपनी के लिए अधिक मूल्य पर ऋण पत्रों का प्रीमियम पे अगर हमने इशू किया, प्रीमियम इश्यू ऑफ डिवेंचर, बताओ आप, बताओ क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, या प्रॉफिट, या फिर एसेट्स। तो प्यार का डिवेंचर जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म का होता है, तो ये जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि डिवेंचर लॉन्ग टर्म होता है। हिंदी में क्या होगा, पूंजीगत लाभ है ये आपके लिए, सी इसका सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कम पढ़ने को मिलता है, गलत करते हैं बच्चे, ध्यान रखना, कैपिटल प्रॉफिट है ये। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन से मैंने इस क्वेश्चन पे आपको ब्रेक देकर रोका। तो अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या पूछा है, पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या आपके लिए, तो डिवेंचर पे डिस्काउंट, जैसे कैपिटल रिसीव था तो डिस्काउंट है तो लॉस हो जाएगा, तो आपके लिए क्या बनेगा, कैपिटल लॉसेस। तो ऋण पत्रों के निगमन पर दिए गए वाले बट्टा किस प्रकृति का होता है, तो पूंजीगत हानि होती है, वो आपकी कैपिटल लॉस होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी है इसका सही जवाब। यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 71 हो चुका है, बस 29 क्वेश्चन और रह गए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिए और आंसर का जवाब दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। क्या है क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के बैलेंस शीट में डिवेंचर्स आर शो अंडर विच हेड। डिवेंचर किस में दिखाते हैं, तो डिवेंचर देखो क्या होता है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नॉन करंट लायबिलिटीज नाम की तो कोई हेडिंग नहीं है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी है इसका आंसर, दीर्घकालीन ऋण होता है वो आपका। हिंदी में क्या है कि एक कंपनी के आर्थिक चिट्टे में ऋण पत्रों को किस में दिखाया जाएगा, तो दीर्घकालीन ऋण होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है आपकी। तो इसका आंसर जो है वो है बी सही जवाब है।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अगला देखिए क्वेश्चन 73 आपका क्या पूछा गया है। पूछा है डिवेंचर विच आर ट्रांसफर बाय ए मेयर डिलीवर्ड इज कॉल्ड। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत कम सुनने को मिलता है, तो ध्यान रखना, उसको हम बैरियर डिवेंचर कहते हैं। बैरियर डिवेंचर हिंदी में अगर मैं बात की जाए तो ऋण पत्र जो कि मात्र सुपुत्र कर देने पर हस्तांतरित हो जाता है, कहा जाता है वाहक ऋण पत्र, बैरियर डिवेंचर्स कहलाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको बच्चों, कम देखा होगा आपने। अगला क्या पूछा है, कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर। देखो डिवेंचर का कंसिडरेशन क्या, अगर आप आगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो अगर हमने कंपनी के डिवेंचर खरीदे तो हमारे लिए उसका जो कंसिडरेशन बदले में क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट है, ऋण पत्र का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज होता है इसका प्रतिफल, इंटरेस्ट होता है इसका प्रतिफल। तो इसका आंसर है सी, इंटरेस्ट। चलिए अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। लिखा है डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ, डिवेंचर किसका पार्ट है, तो डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं, ऑन कैपिटल कहां से हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। तो डिवेंचर क्या है, दीर्घकालीन उधार का पार्ट है। तो ऋण पत्र भाग होता है दीर्घकालीन उधार का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। तो इसका आंसर जो सही जवाब है वो बी है, बी से बिहार, बी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 76 नंबर, जरा इसको भी पढ़ ले, क्या पूछा गया आपसे। लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम, देखो बच्चे बताया था प्रीमियम को लॉस समझ लेते हैं और डाल देते हैं नॉमिनल अकाउंट, गलत जवाब है बच्चों। प्रीमियम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होता है वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर आपका पर्सनल है। तो प्रीमियम, इसका आंसर है सी जवाब है। हिंदी में अगर बात करूं तो ऋण पत्रों के शोधन पर तो प्रीमियम खाता जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, दैट इज पर्सनल अकाउंट होता है। बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं, ऑफलाइन बच्चे में बच्चे ने करा है वो नॉमिनल अकाउंट पे जाके आंसर टिक करके आते हैं। तो रखना ये पर्सनल अकाउंट है, ब्रेक लेके रोक के बोल रहा हूं आपको इसलिए, ठीक है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन आपका लिखा है द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इज शो इन बैलेंस शीट। देखो डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर को हम राइट ऑफ नहीं करते, उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में, फिर टीडीएस एसेट। तो एसेट साइड दिख रहा ऑप्शन क्या, हाँ ये रहा। तो इसका आंसर ए है, एसेट साइड में हम उसको शो करते हैं। तो आंसर है आपका ए। देखिए ऋण पत्रों पर कटौती के शोध को आर्थिक चिट्टे में दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में, एसेट पर, वो एसेट नहीं है वो लॉस है, टीडीएस एसेट्स कहलाता है वो। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, काम आएगा आपके, ठीक है। तो आंसर इसका आंसर ये है। चलिए अगला 78 नंबर क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी से, थोड़ा और खत्म है कर लेते हैं। अगला क्या है, डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम एट डिस्काउंट। आप लोग बहुत जनरल वर्ड है, आप किससे 20 रुपया उधार लो, अब जब वापस करने जाओ 15 रुपया दो, लेगा हो ही नहीं सकता भाई, क्यों लेगा आपसे कम पैसा। तो डिवेंचर या तो पार पे रिडीम होता है या प्रीमियम पे, या तो आप जितना उधार ले उतना चुकाओगे या फिर ज्यादा चुकाओगे, कम पैसा नहीं दे सकते। तो क्या होता है आपका डिवेंचर जो आपका रिडीम होता है वो या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकता। क्या रखा, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता किस पे, बट्टा पर, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। चलिए अगला 79 नंबर क्या पूछा है, इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज। देखो आपने ओपन मार्केट में पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कि हमने ओपन मार्केट से खरीद लिया, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ओपन मार्केट से अपने ही डिवेंचर खरीद लिए तो उसको अभी आप कैंसिल नहीं कर रहे हो, कैंसिल हो तो क्या होगा, किसी को बेचोगे तो क्या पर्पज होगा आपका, इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इसका आंसर सी होता है, इन्वेस्टमेंट। हिंदी पढ़ते हैं, खुले बाजार से क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता तो इसे माना जाता है निवेश, उसे हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। अगला पढ़ते हैं 80 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन, लिखा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज शो। तो देखो सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसका देखो बैलेंस, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट देखो हम बना के पैसे जमा करके किसी फंड कभी जरूरत पड़ जाए जैसे मशीनरी का एक्सचेंज के लिए, तो हो सकता है ये
पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, नेगेटिव भी, ज़्यादा हो गया खर्चा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंकिंग फंड का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट। तो आंसर दो है, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। अगर ऑप्शन होता है कि ए एंड बी, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों, ऐसे समझ कि इन्वेस्टमेंट तो एसेट से तो डेबिट ही होगा, नेगेटिव भी चला जाता है, तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इफ ओवर विड्रॉल हो जाता है तो क्रेडिट चला जाता है बैलेंस। अगला देखो क्वेश्चन क्या आपका, अगला 81 क्वेश्चन है। देखो आपसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ब्याज को क्रेडिट किया जाता है सिंकिंग फंड खाता में, सिंकिंग फंड अकाउंट में करा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है, आपको पता होगा तो डायरेक्ट है, याद रखना बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 81 के बाद 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन आपका ये रहा, आपसे पूछा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एन, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या आपके लिए, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या आपके लिए, तो बोलोगे सर एसेट्स इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल सही जवाब एसेट्स है। तो शोधन कोष निवेशक खाता क्या होता है आपके लिए, संपत्ति होती है, आपका एसेट्स होता है। तो इसका आंसर है आपका सी एसेट्स। ये 83 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोला गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, तो रिकॉर्डेड फैक्ट होता है, वित्तीय विवरण जो होता क्या था, अभिलिखित क्या, रिकॉर्डेड फैक्ट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनता है, जो भी आपने रिकॉर्डेड फैक्ट है उसके बेस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे पूछा है करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स। देखो करंट एसेट्स में आपका डेटर भी आता है, स्टॉक भी आता है, तीनों ऑल ऑफ सब करंट एसेट्स है। तो कंपनी के आर्थिक चिट्टे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल होगा, तो विविध देनदार भी होगा, सन्डे डेटर भी होगा, हाथ में रोकर कैश भी होगा, स्टॉक भी होगा, तो इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है वो डी है, ये सारे ही होते हैं। अगला 85 क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा गया आपसे कि बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन, तो बैलेंस शीट जो कंपनी की बनती है वो वर्टिकल बेसिस से बनती है, पार्टनरशिप क्या हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, लेकिन कंपनी के जो बनाते हैं वर्टिकल बनाते हैं। तो इसका आंसर है बी, कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है लंबवत प्रारूप में, मतलब वर्टिकल बेसिस पे बनाया जाता है। तो इसका आंसर जो आपका है वो सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 86 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपसे जवाब बताइए आप जरा क्या होगा इसका। क्या क्वेश्चन है, लिखा अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू द बैड डेब्ट्स इज कॉल्ड। देखो बैड डेब्ट्स से मीट करने के हम बैड डेब्ट्स रिजर्व बनाते हैं, तो बैड डेब्ट्स रिजर्व का ऑप्शन है प्रोविजंस हो जाएगा। तो नॉन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, तो इसका आंसर बनेगा बी प्रोविजंस। डूबते ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो होता है वो प्रोविजंस होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी हम उसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी बी प्रोविजंस। बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, जाते जाते बच्चों अपना प्यार दिखा के जरूर जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अंडर विच हेडिंग्स ऑफ बैलेंस शीट इन द जनरल रिजर्व शो। जनरल रिजर्व को कौन से बैलेंस शीट में कौन से हेडिंग में आता है, जनरल रिजर्व किसमें आता है, तो जनरल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, सी ऑप्शन है। तो सामान्य संचय को आर्थिक चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो संचय एंड अधिक्रय, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 88 क्वेश्चन आपका देखो क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है वर्टिकल एनालिसिस आल्सो नोन एज, तो वर्टिकल जो होता है उसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी कहते हैं। स्टैटिक एनालिसिस हिंदी में कहते हो स्थिर विश्लेषण, तो लंबवत विश्लेषण क्या होता है, स्थिर विश्लेषण, मतलब वर्टिकल स्टैटिक एनालिसिस। तो इसका आंसर बी है, इतना याद रखना, अच्छा वर्ड है, बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 89 क्वेश्चन है आपका, धड़कता एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो देखो वो यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो उसमें ना आंसर ये मिसप्रिंट है। देखो वो हम जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइज करते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी करते हैं और बैलेंस शीट का भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हम कर देते हैं बी एंड सी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ट्रेडिंग नहीं बनाते हम, तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों का एनालाइज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बोथ। ठीक, चलिए इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक कराया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर, सबके लिए होता है, इन्वेस्टर भी यूज करता है, डिबेंचर होल्डर भी करता है, शेयर होल्डर भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव। वित्तीय विश्लेषण का उपयोग सब करते हैं, उपयोग सबका यूज में आता है वो।
तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका, बस 10 क्वेश्चन और रह गए बच्चों, सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए, बस 10, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म होगा। तो बस देखिए 10 क्वेश्चन आराम से देखिए, फिर हम बात करेंगे आगे। वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, तो वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है आपका? स्टैटिक एनालिसिस होता है आपका, स्टैटिक विश्लेषण होता है आपका, तो स्टैटिक एनालिसिस हो जाएगा आपका वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा ए। अगला 92 क्वेश्चन आपका, इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो देखो ये सब होता है, क्रिटिसिज्म, एनालाइज, ड्राइंग, कंक्लूजन, कंपैरिजन, सब होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो वित्तीय विश्लेषण के निश्चय में शामिल होते हैं, तो सब होते हैं, ये सारे काम आपको करना पड़ता है, तो इसका आंसर बनेगा डी, आंसर है इसका। चलिए 93 की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, तो ऑपरेटिंग रेशियो आपका सीधा आंसर पहला है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, तो संचलन अनुपात जो होता है वो लाभदायकता अनुपात कहलाता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 आपसे पूछा है करंट रेशियो इंक्लूड, तो करंट रेशियो में आपका डेटर भी आता है, स्टॉक भी आता है, कैश भी आता है, ऑल ऑफ द अबव। तो चालू अनुपात में शामिल होता है उपयोग सभी, देनदार भी होता है, स्टॉक भी होता है, रोकड़ भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब है आपका। बस अब 6 क्वेश्चन और रह गए, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अभी लास्ट तक आ गए हो आप, तो जाते जाते इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, अगर आप एंड तक टिके हो तो, मतलब एंड तक हो, आप सीख के जा रहे हो, तो ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारी योद्धा अकेडमी को फेमस करो, और प्यारे प्यारे कमेंट करो, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बताओ, क्योंकि आपसे हमें, आपके प्यार के लिए हमें काम कर रहे हैं बस। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शो इन, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो याद करो, हम जब रेशियो पढ़ते थे तो हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते थे परसेंटेज, 20%, 30%, 40%, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में बताया जाता है, तो इसका आंसर है परसेंटेज। तो लाभ कर्ता अनुपात समांतर प्रतिशत क्या जाता है, प्रतिशत में दिखाया जाता है, वो परसेंटेज में दिखाया जाता है, तो इसका आंसर बी है। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, देखो द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स क्या होता है इसमें से, देखो सिर्फ मशीनरी फिक्स एसेट, बाकी देखो सब करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है, डेटर भी करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस भी, तो मशीनरी, तो स्थायी संपत्ति में शामिल होता है, मशीनरी शामिल होता है आपका, तो इसका सही जवाब है बी, मशीनरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे आपके जवाब दीजिएगा, बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा, तो ये है, ये है, ये है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कार की बिक्री पर जो हानि है, ये आपका ऑपरेशनल खर्चा नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा बी। कौन सा संचय व्यय नहीं है, तो बी नहीं है आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश आइटम, इसमें से कैश आइटम कौन सा है, क्या डेप्रिसिएशन है, नहीं है, प्रोविजन है, नहीं है, गुडविल नहीं है, देखो कैसा है, कैश सेल इज ए कैश आइटम। निम्न में से कौन सा एक रोकड़ मद है, तो नगद विक्रय, कैश सेल इज ए आंसर, तो इसका आंसर बनेगा ए। सही जवाब ए है बच्चों, ए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप पढ़ के ऐसे बताते। अगला देखो, आखिरी के 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, पहले समझो कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश इनफ्लो का मतलब पैसा आना, तो कौन सा कैश इनफ्लो नहीं, किससे पैसा नहीं आ रहा, सेल ऑफ फिक्स आ रहा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर आ रहा है, सेल ऑफ गुडविल आ रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी। फिक्स एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, एक ये बी है एक ऐसा ऑप्शन जहां से पैसा जा रहा है, तो ये आउटफ्लो है, तो बी है इसका सही जवाब, बी से पैसा आपका नहीं आ रहा। समझा किससे नहीं आ रहा है, तो निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्गत नहीं है, तो स्थायी संपत्ति का क्रय, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो इसका आंसर बनता है आपका बी, बी फॉर बिहार। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी, इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। जरा बताइए आखिरी क्वेश्चन का जवाब बच्चों, क्या होगा आखिरी क्वेश्चन का जवाब, और रुक जाइए थोड़ा सा, और वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका प्यार ही तो हमें चाहिए बस, तो प्यार बना रहिए। और आखिरी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स, तो देखो ये भी कैश इक्विवेलेंट है, ये भी है, ये भी, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव, ऑल दीज आर
शॉर्ट टर्म लिक्विड नॉन करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, तो ऑल ऑफ द अबव सभी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। तो निम्न कौन सा है? तो ऑल, उपरोक्त सभी। इसी के साथ बच्चों हमारे 100 के 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एडिटर साहब को कह के पीपीटी लगवा दूंगा या इसके वर्ड नोट में लगवा दूंगा, जहां से आपको क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना, आंसर आप टिक कर लेना। यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि आप भूल रहे हो तो याद कर लेना, तो जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, क्योंकि आप इस पोजीशन पे हो कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो बस बच्चों ये इसको पढ़ लो, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आएगा। 50 एमसीक्यू आपको जो करने हैं वहां से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।